हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटीट्यूड स्केल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटीट्यूड स्केल में जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम इसके दूसरे टाइप स्व रेटिंग स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सेल्फ रेटिंग स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। स्व रेटिंग स्केल से सेल्फ रेटिंग स्केल 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक है ग्राफिक रेटिंग स्केल और दूसरा है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तो सबसे पहले ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है? उत्तरदाता मानदंड चर के एक चरम से दूसरी तक चलने वाली रेखा पर उचित स्थान पर एक निशान लगाकर वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं उत्तरदाता? मानदंड चर के एक चरम से दूसरे तक चलने वाली रेखा, यानी एक रेखा है, उस पर उचित स्थान पर एक निशान लगाकर वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, 0 नंबर पर खराब गुणवत्ता का प्रोडक्ट, 1 नंबर पर खराब गुणवत्ता, 5 नंबर पर ना ही अच्छा है और ना ही बुरा, और 7 नंबर पर है गुणवत्ता इसकी अच्छी है। तो ये एक लाइन दे रखी है, इस लाइन पर हम एक निशान लगाकर वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। लाइन पर निशान लगाकर हम वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमारी स्व रेटिंग स्केल। जैसे कि ब्रांड 1 है, 2 ब्रांड लेंगे हम यहाँ। एक ब्रांड वन सतत रेटिंग स्केल के रूप में भी जाना जाता है। ग्राहक किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। यहाँ एक विशेषता को आइसक्रीम की किसी भी ब्रांड की पूर्व गुणवत्ता के रूप में लिया गया है। आइसक्रीम का कोई भी हमने ब्रांड ले लिया, उससे हम क्या करेंगे? उसकी पूर्व गुणवत्ता के रूप में उसे लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे दूसरी आइसक्रीम से। जैसे कि वो आइसक्रीम क्या हो सकती है? या तो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। ये एक हमें लाइन दे रखी है, इस लाइन पर हम अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे वस्तु का, या तो वो आइसक्रीम अच्छी है या फिर बुरी है। दूसरा ब्रांड है, यह रेखा होती है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हो सकती है और स्केल बिंदु प्रदान किए जाते हैं। सतत पैमाने पर कोई अन्य संकेत नहीं है, यह एक रेंज प्रदान की गई है। इस सवाल के जवाब को मापने के लिए लाइन पर उचित स्थिति पर टिक मार्क लगाकर आइसक्रीम ब्रांड 2 के बारे में अपनी समग्र राय बताएं। हम बाई चरम स्थिति और लाइन पर प्रतिक्रिया स्थिति के बीच की भौतिक दूरी को मापते हैं। दूरी जितनी अधिक होगी ना, ब्रांड के प्रति प्रतिक्रिया का रवैया उतना ही अनुकूल होगा, उतना ही रिस्पॉन्स अच्छा होगा। इसकी सीमा यह है कि कोडिंग और विश्लेषण के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें पहले उत्तरदाता के लिए पैमाने पर भौतिक दूरियों को मापना होगा। इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल में। उसके बाद दूसरा हमारा आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, यानी मदबंध रेटिंग स्केल। यह पैमाने सतत रेटिंग पैमाने से अलग है। जो ऊपर हमने किया था ग्राफिक रेटिंग स्केल, उससे अलग होते हैं। उनके पास प्रत्येक श्रेणी से जुड़े कुछ संक्षिप्त विवरण होते हैं और इनका विपणन अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग भी किया जाता है। वे अनिवार्य रूप से एकाधिक श्रेणी के प्रश्नों का रूप ले लेते हैं। सबसे आम है जैसे लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक, स्टेपल, मल्टीपल डायमेंशन, और दूसरे और हैं थ्रस्टन और गटमैन स्केल। तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिकर्ट स्केल को। लिकर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक स्केल दिया है जिसको लिकर्ट स्केल के नाम से जाना जाता है। इसे रेसिस लिकर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ उत्तरदाताओं से प्रत्येक कथन के साथ सहमति और असहमति की डिग्री का संकेत देने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक स्केल आइटम में 5 प्रतिक्रियाएं श्रेणियां होती हैं, जिनमें दृढ़ता से सहमत और दृढ़ता से असहमत शामिल है। यानी कि 5 श्रेणियां उनको दे दी गई, 5, 4, 3, 2, 1। 5 पर है दृढ़तापूर्वक सहमत, 4 पर है सहमत, 3 पर उदासीन, 2 पर असहमत और 1 पर दृढ़तापूर्वक असहमत। तो इसके हिसाब से उत्तरदाता रेटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, कि वो उससे कितना सहमत है। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके वो अपनी पसंद बता सकते हैं। प्रत्येक कथन को 1 से 5 तक संख्यात्मक अंक दिया गया है। इसे -2 से +2 तक भी स्केल कहा जा सकता है, -2 से +2 तक। जैसे कि इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, उदासीन के लिए 0, असहमत के लिए -1, कम असहमत के लिए -2 और सहमत के लिए 1 और ज़्यादा सहमत के लिए 2। तो इसे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो इसको 5, 4, 3, 2, 1 भी कर सकते हैं, या फिर 0, -1, -2, 1 और 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मदर डायरी आइसक्रीम की गुणवत्ता खराब है तो अच्छी नहीं है,
यह एक नकारात्मक कथन है। उसे दृढ़तापूर्वक सहमत होने का मतलब है कि गुणवत्ता अच्छी नहीं है। समझौते की प्रत्येक डिग्री को एक संख्यात्मक स्कोर दिया जाता है और उत्तरदाताओं के कुल स्कोर की गणना करके इन अंकों को जोड़ दिया जाता है। समझौते की हर एक डिग्री को एक एक स्कोर दिया जाएगा और जिस हिसाब से उनके स्कोर आएंगे उनको टोटल करके उनको जोड़ा जाएगा। फिर उत्तरदाताओं का यह स्कोर कुल स्कोर के किसी व्यक्ति विशेष की राय को प्रकट करने के लिए यूज किया जाएगा। लिकर्ट स्केल क्रमिक प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल प्रकार के होते हैं। वे किसी को दृष्टिकोण को रैंक करने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन दृष्टिकोण के बीच अंतर को मापने में नहीं। वो केवल रैंकिंग के लिए, ऑर्डर के लिए दृष्टिकोण, ये जो पैमाना है ये केवल रैंक करने में ही सक्षम है, उनके बीच में डिफरेंस करने में नहीं, डिफरेंस को मापने में नहीं। इसे बनाने में थ्रस्टन स्केल के समान ही प्रयास किए गए हैं और आमतौर पर लिकर्ट स्केल में दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं की बड़ी रेंज के कारण इन्हें अधिक भेदभावपूर्ण और विश्वसनीय भी माना जाता है। एक सामान्य लिकर्ट स्केल में 20 से 30 कथन होते हैं और एक अच्छे लिकर्ट स्केल को डिजाइन करते समय पहले दृष्टिकोण के मापन के लिए प्रासंगिक बयानों का एक बड़ा पुल तैयार करना होगा और फिर पुल स्टेटमेंट से अस्पष्ट और गैर भेदभावपूर्ण बयानों को समाप्त करना होगा। इस प्रकार लिकर्ट स्केल जो है वो दृढ़ सहमति से दृढ़ असहमति तक 5 सूत्री पैमाना है। 5 सूत्र होते हैं इसमें, दृढ़ सहमत, दृढ़ असहमत, सहमत असहमत या उदासीन। इस पद्धति में कोई निर्णय अंतराल शामिल नहीं होता। उसके बाद दूसरा पैमाना आता है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ये 7 बिंदु वाला पैमाना होता है और पैमाने के अंतिम बिंदु होते हैं द्विध्रुवीय लेबल से जुड़े हुए 1 से लेकर 7 तक। 7 बिंदु वाला पैमाना है, जैसे अप्रिय, विनम्र, इस तरीके से ये 5 दे दिए जाते हैं। अप्रिय 1 पर, 7 पर सुख, 1 पर विनम्र है तो 7 पर प्रभु, तो इस तरह से कुछ दिए जाते हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, हमारे पास विकल्प है कि क्या वो अप्रिय है या विनम्र है, सुखद है या प्रमुख है, सुखद है या दुखद है, अप्रिय है या विनम्र है। तो इस तरह से हम स्केल दे देते हैं 1 से लेकर 7 तक और उत्तरदाता अपनी पसंद में से इन 7 बिंदु में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है। द्विध्रुवीय का अर्थ है 2 विपरीत धाराएं। व्यक्ति 1 से लेकर 7 या -3 से 3 के बीच स्कोर कर सकता है। 1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी स्कोर वो कर सकता है। जैसे उसमें -2 और +2 वाला था लिकर्ट स्केल में, उसी तरह सिमेंटिक में -3 और +3 भी इसको डिनोट कर सकते हैं स्केल के लिए। प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रोफाइल बनाई जाती है। हम 2 या 3 उत्पादों के लिए विश्लेषण कर सकते हैं और इन प्रोफाइलों से जुड़ने पर हमें प्रोफाइल विश्लेषण मिलता है। चरों की संख्या के आधार पर यह कोई भी आकार ले सकता है। जैसे प्रोफाइल विश्लेषण हम कैसे करेंगे? प्रोफाइल विश्लेषण के लिए तुलना के लिए माध्य और माध्यिका का प्रयोग करेंगे। यह पैमाना वस्तुओं के बीच समग्र समानता और अंतर निर्धारित करने में मदद करता है। इसमें हम तुलना कर सकते हैं और तुलना के लिए हम मीन और मीडियन का प्रयोग करेंगे जिससे उनके बीच में समानताएं और अंतर पता चल सके। जब सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का प्रयोग छवि प्रोफाइल को विकसित करने के लिए किया जाता है, पिक्चर प्रोफाइल को विकसित करने के लिए, तो यह 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की छवियों की तुलना करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है। या तो 2 छवि हो हमारे पास या 2 से 3 छवि हो, तो इनका हम तुलना कर सकते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के द्वारा। इस पैमाने का बड़ा लाभ इसकी सरलता है कि बहुत ही सरल है, जबकि यह अधिक जटिल स्केलिंग विधियों की तुलना में परिणाम उत्पन्न करता है। यह विधि प्रशासन में आसान और तेज है, लेकिन यह दृष्टिकोण में छोटे अंतर के प्रति भी संवेदनशील है। अत्यधिक बहुमुखी, विश्वसनीय, आमतौर पर मान्य है। इसके बाद तीसरा स्केल आता है हमारा स्टेपल का पैमाना, जिसे जन स्टेपल के द्वारा विकसित किया गया है। इस पैमाने की कुछ विशिष्ट विशेषताएं, जैसे प्रत्येक आइटम में केवल एक वाक्यांश ही होता है जो उस आयाम को दर्शाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक आइटम में 10 प्रतिक्रियाएं श्रेणियां होती हैं। केवल एक शब्द या वाक्यांश होता है और प्रतिक्रियाएं श्रेणियां होती हैं 10। प्रत्येक आइटम में श्रेणी की एक सम संख्या होती है, एक श्रेणी की सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। प्रत्येक श्रेणियों में संख्यात्मक लेबल भी होते हैं, न्यूमेरिकल लेबल दिए जाते हैं, लेकिन कोई मौखिक लेबल नहीं होता है, संख्या के रूप में लेबल दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों में से मान लीजिए एक आइसक्रीम की गुणवत्ता के लिए हम उत्तरदाताओं से +5 से लेकर -5 तक रैंक करने के लिए कहें, क्योंकि इसमें 10 प्रतिक्रियाएं श्रेणी दी गई हैं। अब 10 प्रतिक्रियाएं श्रेणी होंगी तो -5 से लेकर +5 तक होंगी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
अब उन शब्दों के लिए प्लस संख्या चुनें जो आइसक्रीम का सबसे सटीक वर्णन करते हैं। उन शब्दों के लिए माइनस संख्या चुनें जो आपको लगता है कि आइसक्रीम की गुणवत्ता का सटीक वर्णन नहीं करते। जो आइसक्रीम की गुणवत्ता का वर्णन करते हैं उनके लिए प्लस वाले पॉइंट चुनेंगे और जो नहीं करते उनके लिए माइनस वाले पॉइंट चुनेंगे। इस प्रकार जिन शब्दों के बारे में हम सोचते हैं कि वो बहुत सटीक हैं उनके लिए हम +5 से लेकर उन शब्दों के लिए -5 तक कोई भी संख्या चुन सकते हैं जिन्हें हम बहुत गलत मानते हैं। यह पैमाना आमतौर पर लंबवत प्रस्तुत होता है, वर्टिकल प्रस्तुत किया जाता है। वर्टिकली जैसे +4, +5, +4, +3, +2, +1 उच्च गुणवत्ता, -1, -2, -3, -4, -5 ये क्या है? एक द्विध्रुवीय रेटिंग पैमाना है, एक ध्रुवीय रेटिंग पैमाना है जो कि वर्टिकल चलता है। उसके बाद आता है हमारा बहुआयामी स्केल। इसमें विश्लेषणात्मक तकनीकों का एक समूह शामिल होता है जिसका उपयोग धारणाओं और प्राथमिकताओं से संबंधित उपभोक्ता दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि उत्पादों के किसी दिए गए वर्ग की प्रमुख विशेषताएं जो उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद पर विचार करते समय समझी जाती हैं और जिनके द्वारा वे विभिन्न बैंकों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यह अध्ययन करना कि कौन सा ब्रांड एक दूसरे से सबसे अधिक सीधे प्रतिस्पर्धा करता है और यह पता लगाने के लिए क्या उपभोक्ता बाजार में नहीं मिलने वाली विशेषताओं के संयोजन वाला एक नया ब्रांड पसंद करेंगे। इन सभी बातों का पता लगाने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद विशेषताओं का आदर्श संयोजन क्या होगा, कौन सी बिक्री और विज्ञापन संदेश उपभोक्ताओं की ब्रांड धारणाओं के अनुकूल है। यह एक कंप्यूटर आधारित तकनीक होती है। उत्तरदाताओं को विभिन्न ब्रांडों को अलग अलग समूह में रखने के लिए कहा जाता है, जैसे समान, बहुत समान, समान नहीं, यानी कौन से ब्रांड एक समान है, कौन से बहुत समान है यानी सिमिलर है और कौन से सिमिलर नहीं है। फिट की अच्छाई को बड़ी संख्या में विशेषताओं के साथ बदल दिया जाता है। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा फिट इंडेक्स की कमी की गणना की जाती है। इसका उद्देश्य है यथोचित रूप से कम संख्या में आयाम ढूंढना जो अधिकांश तनाव को खत्म कर देगा। उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के लिए कॉन्फ़िगरेशन विकसित करने के बाद अगला कदम है अध्ययन के तहत उत्पाद के संबंध में प्राथमिकता को निर्धारित करना। ये तकनीकें उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद विशेषताओं की पहचान करने और उनके सापेक्ष महत्व को मापने का प्रयास करती हैं कि कितनी विशेषताएं उनके समान हैं या नहीं है, इसको मापने में प्रयास करती है। स्केलिंग में एक अवास्तविक धारणा शामिल होती है कि एक उपभोक्ता जो विभिन्न ब्रांडों की तुलना करता है वह केवल एक विशेषता के आधार पर अंतर को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, एमकॉम कोर्स में शामिल होने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्रतिक्रियाएं ये हो सकती हैं पीजी करना, टीचिंग लाइन में जाना, ज्ञान प्राप्त करना या नेट में शामिल होना। यानी जब भी हम मास्टर्स करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं किस लिए करते हैं हम? एक तो हमारे पास पीजी डिग्री मिल जाएगी या फिर हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, नॉलेज एक्विजिशन कर सकते हैं या नेट जीआरएफ की एग्ज़ाम में हम शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से अनेक सारी विशेषताएं हैं। आप केवल एक विशेषता के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब उपभोक्ता ब्रांड के बीच चयन कर रहे होते हैं तो वे विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। व्यवहार में उपभोक्ताओं की धारणाओं में अलग अलग विशेषताएं शामिल होती हैं और कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक ब्रांड को कई अलग अलग विशेषताओं के संयोजन के रूप में देखता है। इस पैमाने की कमी है। जब भी हम कई विकल्पों में से चुनते हैं तो बहुआयामी स्केलिंग का विकल्प चुनते हैं। इस तरह के स्केलिंग के संभावित उपयोग है जैसे कि बाजार विभाजन, उत्पाद जीवन चक्र, विक्रेता मूल्यांकन और विज्ञापन मीडिया चयन। और इस पैमाने की सीमा यह है कि समानता और प्राथमिकताओं की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। जो भी समानताएं हैं, प्राथमिकताएं, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। इसके अलावा वस्तुओं के बीच की दूरी भी हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो ये इसकी सीमा थी। उसके बाद है हमारा थ्रस्टन स्केल। इसे समान दिखने वाले अंतराल पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। समान दिखने वाला अंतराल पैमाना, इसका उपयोग किसी दी गई अवधारणा या निर्माण के प्रति दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में डाटा एकत्रित किया जाता है जो कि मापी जा रही अवधारणा या निर्माण से संबंधित हो। न्यायाधीश इन बयानों को 11 श्रेणी के पैमाने पर रेट करते हैं जिसमें प्रत्येक श्रेणी अवधारणा के प्रति अलग अलग डिग्री की अनुकूलता व्यक्त करती है। फिर वस्तुओं को न्यायाधीशों द्वारा निर्दिष्ट माध्य या औसत रेटिंग के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और 20 से 30 वस्तुओं की प्रश्नावली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिन्हें रेटिंग की सीमा में कमोबेश समान रूप से चुना जाता है। कथनों को इस प्रकार से लिखा गया है कि कोई व्यक्ति उससे सहमत हो सके या फिर असहमत हो सके। फिर उत्तरदाताओं को इकट्ठा करने के लिए पैमाने का संचालन किया जाता है जिनके स्कोर सहमत वस्तुओं के माध्य या औसत मूल्य की गणना करके निर्धारित किए जाते हैं। जो व्यक्ति सभी बातों से असहमत है उसे दिया जाएगा 0 अंक। तो इस पैमाने का यह लाभ है कि एक अंतराल पैमाना है, एक इंटरवल पैमाना है, लेकिन
ये समय लेने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसका उपयोग आमतौर पर मनोविज्ञान और शिक्षा अनुसंधान में ही किया जाता है। साइकोलॉजिकल और एजुकेशन रिसर्च जो होती है उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा गटमैन स्केल। गटमैन स्केल या स्केलोग्राम विश्लेषण। यह इस विचार पर आधारित है कि वस्तुओं को एक निरंतरता के साथ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु से सहमत है या किसी वस्तु को स्वीकार्य पाता है वह कम चरम स्थिति को व्यक्त करने वाली अन्य सभी वस्तुओं से भी सहमत होगा। यानी जो व्यक्ति एक चीज से सहमत है वो बाकी चीजों से भी सहमत होगा। उदाहरण के लिए बच्चों को अश्लील कार्यक्रम देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या सरकार को इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या उन्हें टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वे सभी एक पहलू से ही संबंधित हैं। इस पैमाने में प्रत्येक स्कोर प्रतिक्रियाओं के एक अद्वितीय सेट का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कुल स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। इस पैमाने के विकास में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं और इनका उपयोग किया जाता है आमतौर पर पॉलिटिकल साइंस, मानव विज्ञान में, जनमत संग्रह अनुसंधान और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है गटमैन का स्केल। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक हैं। फिर दूसरा कि बच्चों को अश्लील टीवी शो देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीवी स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशन पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सरकार को भी टीवी से अश्लील प्रोग्राम प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति स्टेटमेंट 4 से सहमत है ना, जो स्टेटमेंट 4 है कि सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्राम हटा देने चाहिए, वह कथन 1, 2 और 3 से भी सहमत होगा कि टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और टीवी स्टेशन के जो मैनेजर हैं उनको भी अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो कथन लास्ट वाले कथन से सहमत होगा वो ऊपर वाले कथनों से भी सहमत होगा। ये है हमारा गटमैन स्केल या स्केलोग्राम विश्लेषण। उसके बाद आता है क्यू सॉर्ट तकनीक। इसका प्रयोग बड़ी संख्या में वस्तुओं के बीच में शीघ्रता से विभेदन करने के लिए किया जाता है। यह एक रैंक कोडर प्रक्रिया का प्रयोग करता है और वस्तुओं को कुछ मानदंडों के संबंध में समानता के आधार पर ढेर क्रमबद्ध किया जाता है। क्रमबद्ध की जाने वाली वस्तुओं की संख्या लगभग 60 से लेकर 140 के बीच में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ हम 9 ब्रांड ले रहे हैं। स्वाद के आधार पर हम ब्रांडों को स्वादिष्ट है, मध्यम है या गैर स्वादिष्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं। हर कीमत के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं हम, जैसे निम्न है, कीमत कम है, मीडियम है या फिर हाई है। तब हम लोगों की इस धारणा को प्राप्त कर सकते हैं कि वे कम कीमत वाले ब्रांड को ज़्यादा पसंद करेंगे, ऊंचे या मध्यम कीमत वाले। हम 60 ब्रांडों को वर्गीकृत कर सकते हैं या इसे 3 ढेरों में ढेर कर सकते हैं। अतः वस्तुओं की संख्या को 3 ढेरों में रखना है, निम्न है, मध्यम है या उच्च है। इस प्रकार क्यू सॉर्ट तकनीक अध्ययन के तहत विशेषताओं की समानता के आधार पर विषयों को वर्गीकृत करने का एक प्रयास है, जिसमें हम समानता के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना स्व रेटिंग स्केल यानी सेल्फ रेटिंग स्केल्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।